नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं और फिर बिना ब्रेक के खबरों का नॉनस्टॉप विश्लेषण जारी रखेंगे। आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि आज तक दुनिया का पहला ऐसा न्यूज चैनल बन गया है जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क दौलत बेग ओल्डी रोड के अंतिम छोर तक पहुंचा है और वहां से की है रिपोर्टिंग। ये वही सड़क है जिसे लेकर चीन भारत से चिढ़ा हुआ है और चिंतित है। ये सड़क चीन को बहुत चुभती है क्योंकि इसकी मदद से भारतीय सेना को चीन पर जबरदस्त वार करने और उसे रोकने की ताकत मिलती है। अब तक आप इस सड़क के बारे में सुनते रहे थे, लेकिन आज आप साक्षात इस सड़क को देखेंगे। मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने इस सड़क पर 255 किलोमीटर लंबा सफर किया है और भारत की सबसे महत्वपूर्ण सड़क से आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है। यह सड़क बनाना किसी युद्ध से कम नहीं है। जो लोग इस सड़क को बना रहे हैं वो बड़े राष्ट्रभक्त हैं। इनके जज्बे को समझना आज बहुत जरूरी है। ये आज का सबसे बड़ा विश्लेषण है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि चीन ने पैंगोंग में भारत के सामने कौन सी ऐसी शर्त रख दी है जिसे पूरा करना असंभव है। चीन पैंगोंग में भारत को पीछे धकेलना चाहता है, लेकिन भारत के तेवर भी सख्त हैं। पैंगोंग में चीन की नई साजिश को आज समझना होगा। इसके साथ ही आपको रक्षा मंत्रालय के उस नोट के बारे में भी बताएंगे जो पहले अपलोड हुआ और कुछ मिनटों में उसे वेबसाइट से हटा लिया गया। इस नोट में चीन को लेकर क्या लिखा था, यह आपको पता होना चाहिए। और आज आपको लेबनान की राजधानी बेरूत लेकर चलेंगे। वहां हुए धमाके के वीडियो लगातार पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि इस धमाके की वजह क्या थी। आज हम आपको बेरूत से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज तक की सुपर एक्सक्लूसिव खबर। मई से लेकर अब तक चीन और भारत के बीच एलएसी पर जो तनाव चल रहा है उसकी जड़ में एक सड़क है जिसे कहते हैं दौलत बेग ओल्डी रोड। यह सड़क एलएसी के साथ साथ बन रही है। इसे भारत बहुत तेजी से बना रहा है और यही बात चीन को चुभ रही है। अब तक आप अलग अलग रिपोर्ट्स में इस सड़क के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन आज हम आपको इस सड़क पर लेकर चल रहे हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है जहां से आज तक ने सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा होगा कि भारत और चीन के टकराव की जड़ क्या है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत आज दुनिया की सबसे ऊंची सड़क से चीन की साजिशों को बेनकाब कर रहे हैं। वो आपको बताने जा रहे हैं कि भारत ने एक सड़क से कैसे चीन के पूरे गेम प्लान को पलट दिया है। देखिए। जहां सांस लेना मुश्किल है, दोपहर 3 बजे जहां शाम हो जाती है, साल में 8 महीने तक जहां तापमान 0 से नीचे होता है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी का ये इलाका देश की आखिरी चौकी है। ये वो मोर्चा है जहां चीन नजरें गड़ाए बैठा है। इसके एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन। आज तक दुनिया का पहला चैनल है जिसने लद्दाख में 255 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर जाकर रिपोर्टिंग की है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत उस सड़क पर खड़े हैं जिसके बनने से चीन का पूरा गणित ही बिगड़ गया है। ये वो सड़क है जो सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, इतनी कि बीजिंग पूरी तरह बेचैन हो गया है। लेह से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली इस सड़क की लंबाई करीब 321 किलोमीटर है। ये सड़क लगभग चीन से लगने वाली एलएसी के साथ साथ दौलत बेग तक जाती है। इसकी लोकेशन को देखते ही चीन की बेचैनी का अंदाजा आपको हो गया होगा। आज तक की टीम आज इसी सड़क पर देश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद सैन्य ठिकाने तक जाएगी। इसी सड़क पर हमने 255 किलोमीटर की दूरी तय की है। हमारा सफर दुर्बुक से शुरू हुआ है और ये दौलत बेग ओल्डी पर खत्म होगा। ये खास पेशकश पूर्वी लद्दाख के दुर्बुक क्षेत्र से इस समय आ रही है। हम लोग हैं लगभग 14,100 फीट की ऊंचाई पर। दुर्बुक का यही मार्ग दुर्बुक से श्योक
और श्योक से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचता है। लद्दाख में काराकोरम की पहाड़ियों में भारतीय सेना की वो आखिरी चौकी है। 255 किलोमीटर से ज्यादा दूर यहां पर सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन पहाड़ों का सीना चीरकर सिपाहियों के लिए, सेना के लिए रास्ता इस समय बना रही है और हम इस समय काराकोरम वॉरियर्स के क्षेत्र में हैं। सबसे कठिन मोर्चे वाली सड़क पर कुछ किलोमीटर चलते ही हमें चुनौतियां दिखाई देने लगी। हर तरफ ऊंची पहाड़ियां, चौड़ी खाई, तेज धार से बहती नदियां और इस सब के बीच खतरनाक सड़क। सेना के ट्रक श्योक नदी और कई दूसरे नालों से होकर गुजरते हुए ये सफर तय करते थे। रास्ते में श्योक समेत 2 बड़ी नदियां और दर्जनों छोटे नाले हैं, जिन पर 35 पुल बन रहे हैं। कई पुल की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि सेना के भारी वाहन हर मौसम में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। समय हमारे साथ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुमित शुक्ला हैं। शुक्ला जी, इस ब्रिज के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? ये 40 मीटर स्पैन का ब्रिज है जो कि तांगसे नाला पे है और इसके 70R लोड क्लासिफिकेशन है इसका। टू लेन ब्रिज है ये और परमानेंट ब्रिज है, तो इसके बाद इससे कोई भी ट्रैफिक जा सकता है। कब तक तैयार हो जाएगा ये ब्रिज? एज सुन एज पॉसिबल। जैसे कि आप देख रहे हैं कास्टिंग ऑफ डेक स्लैब चल रहा है जो कि फाइनल एक्टिविटी है ब्रिज की, तो नेक्स्ट मंथ में ये हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन के अफसर और मजदूर दिन रात इसी सड़क को पूरा करने के लिए दम लगा रहे हैं। इससे पहले दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगता था। सबसे बड़ी चुनौती पुराने रास्ते के उन हिस्सों को ठीक करना है जहां ऊंचाई की वजह से सेना के भारी वाहनों का आना जाना मुश्किल था। ऐसी जगहों पर अब बिल्कुल नए रास्ते बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब पहाड़ों को नए सिरे से काटना पड़ रहा है। यहां पत्थरों को काटना सबसे बड़ी चुनौती है। इस अलाइनमेंट में मेन डिफिकल्टी ये थी कि ये सारा का सारा पोर्शन जो है हार्ड रॉक है और इसमें 70% हार्ड रॉक है। अगर आप अपने आसपास के फीचर देखेंगे दाहिने तरफ के, उसमें जिस तरह का रॉक है ये उस तरीके का रॉक है। इस एरिया को हमने 9 मीटर का फॉर्मेशन कटिंग किया है और 6 किलोमीटर रोड बनाने में हमें हर रोज 2 से 3 राउंड ब्लास्टिंग करनी पड़ती थी और लेट नाइट शिफ्टिंग के बाद हमें बड़ी मुश्किल से 5 या 10 मीटर की प्रोग्रेस मिलती है। 12,500 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ काटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। श्योक नदी के किनारे पहाड़ काटे जा रहे हैं। बीआरओ इस काम के लिए दुनिया भर की बेहतरीन मशीनों का इस्तेमाल कर रही है। ये मशीनें फिनलैंड और स्वीडन से लाई गई हैं। बीआरओ को स्पाइडर नाम की एक मशीन भी मिली है जो यहाँ काम करने के लिए बेहद खास है। इस मशीन को संकरे रास्ते में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मशीन से हमको फायदा ये हो रहा है कि क्योंकि इनके मशीन के बड़े बूम्स हैं, इनके इंजन्स बड़े हैं एंड इनका आउटपुट और पावर बहुत बड़ा है, तो ये मशीन जो है करीबन 1 से 1.5 मिनट में एक पूरा जो हमारे को ब्लास्टिंग के लिए होल चाहिए होता है वो क्रिएट कर देती है। और हम 18 to 20 अगर होल्स की बात करें तो अगर अदरवाइज जिसमें हमको 1.5 से 2 घंटे लगते थे वो हाफ एन आवर में, आधे घंटे में पूरे होल्स ड्रिल कर सकती है। बड़ी लड़ाई हौसलों के साथ लड़ी जाती है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर हर मौसम के लिए सड़क बनाना बड़ी चुनौती है, लेकिन इसमें अगर बेहतरीन मशीनों की ताकत मिल जाए तो लड़ाई थोड़ी आसान हो जाती है। इससे सही दिशा भी मिलती है, वक्त कम लगता है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण, वो भी इन ऊंचे पहाड़ों का सीना चीरकर सड़क निर्माण। कितना कठिन है ये कार्य, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। और हमारे साथ इस समय है लेफ्टिनेंट कर्नल अजय चौहान। कर्नल चौहान ऑफिसर कमांडिंग है इस हाई ऑल्टीट्यूड रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के। कर्नल साहब, यहां पर ये जो सड़क निर्माण का काम चल रहा है, पहाड़ को खोदने का काम चल रहा है, कितना जोखिम भरा है? जी हाँ, देखिए जिस तरह से ऑल्टीट्यूड है और जो ग्रेडियंट है और जिस दुर्गम जगह पर जाकर हम मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, दुर्घटना के चांसेस हमेशा रहते हैं और हमेशा जान की बाजी लगाकर हमारे ऑपरेटर्स यहाँ पर अपनी मशीन्स को ऑपरेट करते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं, जान की बाजी लगाकर। आप सोचिए कितना सकरा है वो रास्ता कि वो जो
एक्सकवेटर है वो पहाड़ को चीर रहा है और वो डोजर रास्ता बना रहा है और यह निरंतर काम इस समय चल रहा है। ये सड़क लद्दाख के दूर दराज के इलाके पर हमारी पकड़ को मजबूत करने वाली है। चीन इसीलिए बेचैन है, लेकिन अब भारत पीछे मुड़ने वाला नहीं है। सामरिक महत्व वाली ये सड़क हकीकत का रंग ले रही है। अभी ये सफर पूरा नहीं हुआ है। आगे हम आपको दौलत बेग ओल्डी तक ले जाने वाले हैं, जहां की ऊंचाई 18,000 फीट तक है, जहां न कोई पेड़ है न हरियाली, पत्थर ही पत्थर हैं। एक तरफ चीन की सेना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना है और बीच में भारत के फौलाद वाले सैनिक हैं। दुर्मुख आज तक। लेह से दौलत बेग ओल्डी तक सड़क का बनना एक बड़ी सामरिक कामयाबी है। यह न सिर्फ चीन जैसे चालाक पड़ोसी को काबू में रखेगा, बल्कि हमारे सैनिक भी तेजी से सरहद वाले इलाकों में मूवमेंट कर सकेंगे। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त इस रोड का काम शुरू हुआ था और अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह सड़क लगभग बनकर तैयार है। गौरव सावंत की इस रिपोर्ट के अगले हिस्से को देखकर आप ये जान जाएंगे कि कैसे झारखंड के सैकड़ों मजदूरों ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। अब कैसे एक हफ्ते में तय होने वाली दूरी कुछ ही घंटे में पूरी की जा सकती है। याद रखिए, खड़े हुए पहाड़ों को काटना आसान नहीं होता। जो लोग बॉर्डर पर यह काम कर रहे हैं वो बड़े राष्ट्रभक्त हैं। लेह से दौलत बेग की सड़क का हर हिस्सा सामरिक महत्व का है। यहाँ आबादी का नामो निशान नहीं है। हालात बेहद जटिल हैं। चीन ने दूर दराज के इस इलाके में हमारी कमजोरी का फायदा उठाने की साजिश रची। उसने खुद तो बॉर्डर के बिल्कुल करीब सड़क बना ली, लेकिन उसे भारत के सड़क बनाने पर आपत्ति है। चीन की ये नीयत उसकी जमीन हड़पने की साजिश की पोल खोलती है। श्योक नदी पर बनाया गया ये पुल उसकी साजिश का जवाब है और वो एलएसी के पास भारत की बढ़ती ताकत को देखकर बहुत बेचैन है। हम इस समय दुर्मुख से 150 किलोमीटर आगे आ गए हैं और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। 14,650 फीट की ऊंचाई पर कर्नल छिवांग रिंचन महावीर चक्र एंड बार सेना मेडल लद्दाख के हीरो के नाम पर यह ब्रिज पूर्वी लद्दाख में बनाया गया है। और यह ब्रिज प्रकृति का चमत्कार नहीं है, यह सेना के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का परिणाम है। क्यों? क्योंकि इस ऊंचाई पर श्योक नदी पर यह ब्रिज बनाना एक समय लगभग असंभव माना जाता था। श्योक नदी पर बना ये पुल हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पुल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। सेना 12 महीने तक इस पुल का इस्तेमाल कर सकती है। भारी से भारी वाहन इससे गुजर सकते हैं। ये बताइए, जब ये ब्रिज नहीं बना था, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अक्टूबर 2019 में इसका उद्घाटन किया। उससे पहले हमारे सिपाही और हमारी गाड़ियां कैसे जाती थी? क्या नदी पार करती थी? उससे पहले नदी क्रॉस करनी पड़ती थी। जब नदी का फ्लो बढ़ता था तब थोड़ी दिक्कतें आती थी। वहां पे बीच में एक ब्रिज है, लेकिन नदी का पानी इतना हो जाता था कि इसको एरियल केबल वे के यूज करते हुए क्रॉस किया जाता था। बट अब ये ब्रिज है तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो गई है आगे की तरफ। 14,650 फीट की ऊंचाई पर यह लोहे का ब्रिज भारत के लौह संकल्प का प्रतीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज में भारत के हित में है और राष्ट्र हित सर्वोपरि रखते हुए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम निरंतर चलता रहेगा। और 255 किलोमीटर लंबी यही सड़क DSDBO रोड इसका प्रमाण है। बेजान ऊंची ऊंची पहाड़ियां, हरियाली का नामो निशान नहीं। हर तरफ बंजर पहाड़ और इसके बीच से चीन को बेचैन करने वाली सड़क। ये सड़क बनाना भारत के लिए युद्ध लड़ने से कम नहीं है। इस सड़क का काम तेजी से चल रहा है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर हमें सड़क बनाते हुए मजदूर मिले। ये मजदूर बड़े राष्ट्रभक्त हैं जो इतनी ऊंचाई पर काम कर रहे हैं। ये मजदूर झारखंड के दुमका से यहाँ काम करने आए हैं। अंदाजा लगाइए, जहाँ सांस लेना मुश्किल है वहाँ ये किस हालात में
देश के लिए ताकत लगा रहे हैं। यहां सड़क बनाने का और ब्लैक टॉपिंग का, कोलतार लगाने का काम उस पर चल रहा है और जो श्रमिक इसमें काम कर रहे हैं वो डुमका झारखंड के हैं। क्या नाम है आपका और आप कहां से आए हैं? अनाथ दत्ता, झारखंड से आए हैं सर। झारखंड से दुमका डिस्ट्रिक्ट। दुमका से आए हैं जी सर। आप? हम झारखंड से आए हैं। मेरा नाम है हवल धीवर। हवल धीवर। और आप भी दुमका से आए हैं? दुमका से आए। कितने लोग हैं यहाँ दुमका से? 51 है सर। 51 लोग हैं। जी सर। तो हम लोग 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ ठंड है। ठंड नहीं लग रही? ठंड थोड़ा बहुत लग रही है। हाँ। तो कैसे काम करते हैं यहाँ पर? ये कपड़ा लगा के पहनते, थोड़ा जैकेट उकेट लगा के। कब से आ रहे हैं? हम लोग हो गया 10-12 साल से। 10-12 साल से आ रहे जी हैं? सर। जी सर। झारखंड से? जी दुमका सर। से? जी सर। हर साल? हर साल। कितने दिन के लिए? ये 4-5 महीना के लिए। यहाँ सड़क के लिए पहाड़ काटना ही मुसीबत का अंत नहीं है। रास्ता बनाने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सामान्य सड़क शून्य से नीचे तापमान होने पर कई बार फट जाती है, जिसकी वजह से पहले रास्ते पर खास तौर पर सीमेंट और पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सड़क पक्की की जाती है। इस समय हम लोग डीएसडीबीओ रोड पर लगभग 18,200 फीट की ऊंचाई पर हैं और ये इस रोड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इस रोड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक मेरे पीछे वो रीमो ग्लेशियर है और यहीं से पानी आता है श्योक नदी में। कितना कठिन है यहाँ पर सड़क बनाना, जब हम लोग को बात करने में भी 18,000 फीट पर समस्या हो रही है? मैं आपको सबसे पहले गर्व के साथ ये बताना चाहता हूँ कि मैं दुनिया के सबसे ऊंची आरसीसी का ऑफिसर कमांडिंग हूँ और हमारा ये लास्ट 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है। यहाँ सिर्फ हम 4 महीना काम कर सकते हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। उसमें भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3-4 बजे तक काम कर पाएंगे। इस समय भी आप ये देख सकते हो कि बहुत ज्यादा हवा चल रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं। ये विटामिन सेट होने के लिए हमें 140 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए और 120 से नीचे अगर चला जाता है तो ये ब्लैक टॉपिंग सेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ काम करना मुश्किल तो है बट नामुमकिन नहीं है, तो हम उसको करके दिखाएंगे। हमारा सफर दुर्बुक से शुरू हुआ था और अब हम दौलत बेग ओल्डी से 10 किलोमीटर पीछे हैं। यानी 245 किलोमीटर का सफर तय करके हम भारत की सबसे ऊंचाई वाले मोर्चे पर पहुंचने वाले हैं, जहां अब से पहले तक आसानी से पहुंचने के लिए हवाई सेवा का ही इस्तेमाल हो रहा था। ये हवाई अड्डा दौलत बेग ओल्डी की लाइफलाइन से कम नहीं है। सेना अपने इस मोर्चे के लिए इस हवाई अड्डे पर बहुत हद तक निर्भर थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। 16,696 फीट की ऊंचाई पर ये दौलत बेग ओल्डी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ALG या एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। यहां पर वायुसेना ने 1962 में अपने विमान उतारे थे। 1962 के अलावा 2008 में AN-32 एक विमान उतारा था और फिर 2013 में C-130J हर्क्यूलिस विमान यहां पर उतारा गया था। अभी भी यहां पर एक हेलीपैड है। वो हेलीपैड यहां पर रसद सामग्री, जरूरत का सामान लेकर आता है और ठीक उसके पीछे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। लेकिन अब जमीन के रास्ते हर मौसम में दौलत बेग ओल्डी में पहुंचा जा सकता है। नदियों को पुल से पार दिया गया है, पहाड़ काट डाले गए हैं। दुर्बुक से निकलकर श्योक नदी के तट पर चलते चलते अब 255 किलोमीटर का सफर तय कर हम दौलत बेग ओल्डी पहुंच चुके हैं और इस प्रोजेक्ट में सड़क निर्माण का यह कार्य यही समाप्त होता है। लेकिन सीमा सड़क संगठन, सेना और सरकार का कहना साफ है कि सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चलता रहेगा ताकि देश का विकास और सुरक्षा दोनों निरंतर साथ साथ चलते रहे। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, TBO आज तक। आपने दौलत बेग ओल्डी से गौरव सावंत की ये रिपोर्ट देखी और इसे देखकर आप ये समझ गए होंगे कि चीन इतना तिलमिलाया हुआ आखिर क्यों है। इस सड़क का निर्माण चीन से हजम नहीं हो रहा क्योंकि इसके बनने के बाद भारत बहुत तेजी से चीन को जवाब दे पाएगा। खैर, चीन अगर चाहे तो भी इस सड़क का निर्माण रोक नहीं सकता। इसकी कसर वो टकराव के दूसरे मोर्चों पर निकाल रहा है। चीन ने पैंगोंग में भारत के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसे पूरा करना असंभव है।
चीन पैंगोंग में भारत को पीछे धकेलना चाहता है, लेकिन भारत के तेवर भी सख्त हैं। पैंगोंग में चीन की इस नई साजिश को आज आपको समझना होगा। भारत और चीन का टकराव 5 मई से चल रहा है। इस टकराव के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, पीछे हटने के वादे हो चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं थोड़ी दूर तक पीछे हटी भी हैं, लेकिन पैंगोंग का तनाव सुलझने का नाम नहीं ले रहा। नीले रंग की खूबसूरत पैंगोंग झील अगले महीने से जमनी शुरू हो जाएगी, मगर चीन की हरकतों ने माहौल में आग लगा रखी है। पैंगोंग में भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि चीन ने भारत के सामने असंभव सी मांग रख दी है। हुआ यह है कि पहले तनाव कम करने के लिए भारत और चीन दोनों ने अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बनाई। दोनों ही देश फिंगर 4 से पीछे हटे, लेकिन पीछे हटने के बाद चीन ने फिंगर 5 पर अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया। उसने ऐसी मांग रखी है जो भारत को कभी मंजूर नहीं हो सकती, यानी उसने आग में घी डाला है। पैंगोंग झील के फिंगर 5 से पीछे हटने के लिए चीन ने शर्त रखी है। चीन ने कहा है कि भारत फिंगर 3 से भी पीछे हटे, तभी उसकी सेना फिंगर 5 से पीछे हटकर फिंगर 8 तक जाएगी। यहां आपको बता दें कि भारत फिंगर 8 तक LAC के होने का दावा करता रहा है। भारत के सैनिक फिंगर 4 तक पहले से ही रहते हैं। भारत के सैनिक फिंगर 4 तक पहले से ही रहते रहे हैं। कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बाद भारत पहले ही फिंगर 4 से पीछे हट चुका है। भारत की सेना फिंगर 3 के आसपास है। जाहिर है कोई भी स्वाभिमानी देश इस तरह की मांगों को नहीं मान सकता, यानी सर्दियों में सरहद पर भारी तनाव रहने वाला है। हालिया गतिरोध में चीन ने जो मंशा जताई है कि चीन और भारत की सेनाएं पगांगसो लेक पे पीछे हटें, वो उचित नहीं है। जहां तक भारत का समझना है कि फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच का जो बफर जोन है उसका उल्लंघन हुआ है और ट्रांसग्रेशन हुआ है। कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है भारत के क्षेत्र में, बट ट्रांसग्रेशन हुआ है बफर जोन में। उस ट्रांसग्रेशन का जो रुख है वो ऐसा नहीं हो सकता कि भारत अब वहां से अपना जो निर्धारित पोजीशन है उसको छोड़ के पीछे हटे। पूरा डिस्कस करने के बाद में ये डिसीजन लिया गया कि चाइना की ये शर्त बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और अनटेनेबल भी है, क्योंकि जो भारत की कंडीशन है वो है कि जो स्टेटस को एंटी है उस पर जाना चाहिए, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए और कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को होना चाहिए, जो 5 मई को था उससे पहले। चीन की योजना है भारत को पीछे ढकेलना। अगर भारत पीछे हट जाता है तो पूरी पैंगोंग झील एक तरह से विवादित क्षेत्र बन जाएगी, जबकि पैंगोंग का 1/3 से भी ज्यादा क्षेत्र भारत के हिस्से में रहा है। भारत की पेट्रोलिंग टीम बाकायदा झील में अपनी सीमा की निगरानी करती रही है। भारत के हटने के बाद अगर चीन फिंगर 5 से हटकर फिंगर 8 तक भी जाता है तो भी इससे भारत का कोई फायदा नहीं होने वाला। यानी चीन की नजर एक तरफ पूरी पैंगोंग झील पर है और दूसरी तरफ वो दुनिया को यह बताना चाहता है कि आखिर में जीत उसी की हुई। भारत को चाहिए कि जिस पोजीशन पर अभी हैं उस पर डटे रहें, अभी तैयारी करें विंटर्स के आने की। सेना का जो भी पहल होना है वहां पे रिजर्व मूवमेंट होना है, सेना को तैनात करना है, किया जाए। ITBP को वहां पे और ज्यादा तैनात किया जाए। जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट वहां जानी है, चाहे वहां पे रोड का कंस्ट्रक्शन होना है, कुछ और लिंक ब्रिजेस बननी है, सब होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस एरिया को एक निर्धारित रूप से ये मान के चलें कि आने वाले विंटर्स में हमें इन पोजीशंस को ऑक्यूपाई करके तैनात रहना पड़ेगा। अब भारत ने 2 टूक शब्दों में चीन को यह संदेश दिया है कि पीछे तो चीन को ही हटना होगा और वो भी बिना शर्त हटना होगा। सूत्रों का कहना है कि भारत पैंगोंग झील में पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। ऐसा करने से यथास्थिति पूरी तरह से बदली जाएगी और यही चीन की शुरू से कोशिश रही है। सुरक्षा महकमे में आगे के दिनों के लिए क्या रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा की जा रही है और सर्दियों की तैनाती पर भी बातचीत जारी है। कैमरा पर्सन नासिर के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। करीब 93 दिन से भारत और चीन का टकराव चल रहा है। भारत सरकार अब तक चीन की तरफ से भारत की जमीन पर कब्जा करने के आरोपों का खंडन करती आई है, लेकिन आज इसमें एक ट्विस्ट भी आया। रक्षा मंत्रालय की साइट पर अपलोड किए गए एक दस्तावेज में लिखा था
कि चीनी पक्ष ने 17-18 मई को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास हॉट स्प्रिंग की उत्तर दिशा में कुंगरांग नाला, PP-17A यानी कि गोगरा और पैंगोंग सो झील के उत्तरी किनारे के क्षेत्रों में अतिक्रमण किया है। रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक 5 मई के बाद से LAC के साथ लगे क्षेत्रों और गलवान घाटी में चीन ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। यहां नोट करने वाली बात यह है कि रक्षा मंत्रालय ने अतिक्रमण शब्द का यहां पर इस्तेमाल किया है। इसी दस्तावेज के दूसरे पॉइंट में यह भी लिखा हुआ है कि LAC पर तनाव कम करने के लिए 6 जून को दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। इस बातचीत के बाद भी 15 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों देशों के कई सैनिक शहीद और घायल हो गए थे। इस नोट के तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि 22 जून को कोर कमांडर स्तर की दूसरे राउंड की बातचीत हुई। LAC पर तनाव कम करने के समझौते हुए, इसके बावजूद दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध जारी है। इस गतिरोध के लंबे समय तक रहने की आशंका है। और चौथे पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि चीन की एक तरफा आक्रामकता की वजह से पूर्वी लद्दाख में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और हालात पर निगरानी रखने और तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत है। इस नोट को कूटनीतिक रणनीति के हिसाब से लिखा गया था, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद इस नोट को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से हटा दिया गया। हालांकि तब तक ये नोट राजनीति का सामान बन चुका था। राहुल गांधी लगातार चीन पर सीरियल वीडियो अटैक कर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर सवाल उठाए। और अब चीन से रुख कर लेते हैं हम कश्मीर का। कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर एक सरपंच की हत्या कर दी है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सज्जाद खांडी की हत्या आज सुबह तब हुई जब वो अपने घर की ओर लौट रहे थे। सज्जाद खांडी बीजेपी से जुड़े हुए थे और एक शरणार्थी कैंप में रहते थे। आर्टिकल 370 के खात्मे के 1 साल पूरे होने के बाद आतंकी अब जमीनी नेताओं को निशाना बनाते जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। आज सरपंच की यह हत्या इसलिए भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि वहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा की उपराज्यपाल पद पर नियुक्ति करके सरकार ने एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है, तो इधर आतंकी लोकतंत्र पर हमले का मंसूबा पाल रहे हैं। कश्मीर में लोकतंत्र का एक और नुमाइंदा लहूलुहान होके लेटा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी के टिकट पर चुने गए सरपंच सज्जाद खांडे की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सज्जाद खांडे कुलगाम के वेसू में सरपंच थे और शरणार्थियों के कैंप में रहते थे। उन पर उनके घर के बाहर ही हमला हुआ। दक्षिण कश्मीर में आतंक का ये निशाना ऐसे वक्त पर हुआ है जब अभी एक दिन पहले आर्टिकल 370 के खात्मे के 1 साल पूरे हुए हैं। इससे पहले 4 अगस्त को कुलगाम में ही बीजेपी के टिकट पर चुने गए पंच आरिफ अहमद पर जानलेवा हमला हुआ है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान की ये साजिशें कभी हम पूरी नहीं होने देंगे और सरपंच खांडे साहब का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अगस्त में कश्मीर में जनप्रतिनिधियों पर हुए 2 आतंकी हमलों के पहले 8 जुलाई को बांदीपुरा में बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या हुई थी। वसीम बारी के साथ उनके पिता और भाई को भी आतंकियों ने मार डाला था। यही नहीं, 8 जून को अनंतनाग में कांग्रेस से चुने गए सरपंच अजय पंडिता की भी हत्या हुई थी। कश्मीरी पंडित अजय का परिवार कश्मीर से विस्थापित होकर दोबारा वहां बसा था। कश्मीर में जमीन से जुड़े नेताओं को निशाना बनाने की ये साजिश ऐसे समय पर हुई है जब बीते 1 साल में आतंकवाद पर सुरक्षा बलों ने करारी चोट की है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों की तादाद अब 200 से कम है, जबकि कुछ साल पहले तक वहां 300 से 350 आतंकी सक्रिय थे। 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2020 तक 181 आतंकी मारे गए हैं। ऐसे में जमीनी नेताओं को निशाना बनाना आतंकियों की बौखलाहट हो सकती है। Success of the army, the BSF, the CRPF and the police of Kashmir has been very high. So what has happened now is the terrorists are looking at soft targets.
अगर जमीनी नेताओं पर हमला कर आतंकवादी कश्मीर में मजबूत लोकतंत्र की उम्मीदों पर पानी फेरने की साजिश रच रहे हैं, तो वहां सरकार की राजनीतिक चुनौती बढ़ी है। आर्टिकल 370 के खात्मे के ठीक 1 साल पूरा होने पर राजभवन में जीसी मुर्मू की विदाई हुई, तो एक ऐसे राजनीतिक चेहरे को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई है जो राजनीतिक तो है ही, लेकिन एक टेक्नोक्रेट भी है। पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। अब उनकी नियुक्ति को एक और चौंकाने वाले फैसले की तरह देखा जा रहा है। मनोज सिन्हा की बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारियों में आने वाले दिनों में होने वाला जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव एक होगा। मनोज सिन्हा को उन बहसों पर भी लगाम लगानी होगी जो अभी आर्टिकल 370 हटने पर जारी है। साथ ही वो बहसें भी जारी हैं कि 370 हटाकर सरकार ने भले एक स्टैंड लिया, लेकिन अब उसके आगे क्या? 5 अगस्त को जिहाद के खिलाफ एक ऐलान जंग था। क्या हुआ था? सिर्फ पार्लियामेंट में एक घोषणा हुई थी, राष्ट्रपति ने कुछ कागज पर हस्ताक्षर किए थे। जमीन पर जो कार्रवाई होनी थी, से ले दे के फिरौती अदा करके उन्हीं पुराने रिजेक्टेड लोगों को ताश के पत्तों की तरह फेंक के आप फिर से सामने ला रहे हैं। वहां पर नए लोग लाने चाहिए। इन पुराने लोगों की अब इनका वक्त खत्म हो गया। इन लोगों को ये एक्सपोज हो गए हैं। एम्स, IIM जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में आ रहे हैं। 5300 कश्मीरी पंडित परिवार, उनका पुनर्वास करवाया है हमारी सरकार ने 370 खत्म होने के बाद। ये बड़ी बात है। वैसे 370 हटने से पहले कश्मीरी नेताओं की ओर से ये दावा हुआ था कि अगर 370 हटा तो कश्मीर में कोई तिरंगा नहीं उठाएगा। लेकिन 5 अगस्त 2020 की श्रीनगर के लाल चौक की ये वो तस्वीर है जब बीजेपी की रुमिसा रफीक ने भारत के स्वाभिमान को हवा में लहरा दिया। ऐसे में चुनौती सरकार की है कि वो किसी और सज्जाद खांडे को आतंक का शिकार होने से बचाए। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर में आतंक रोकने की भारत की चुनौती लगातार बरकरार है, क्योंकि पाकिस्तान वहां गड़बड़ियां फैलाने से बाज नहीं आता। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने पाकिस्तान के इरादों पर एक बड़ा खुलासा किया है। दिलबाग सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद भेजने की कोशिश कर रहा है। दिलबाग सिंह के मुताबिक कुपवाड़ा, हीरानगर, कठुआ और राजौरी में ड्रोन से हथियार और गोला बारूद भेजने की साजिश पकड़ी गई है। दिलबाग सिंह ने दावा किया है कि ड्रोन वाली साजिश इसलिए रची गई है क्योंकि कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के पास अब हथियारों और गोला बारूद की बेहद कमी है। कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की पाकिस्तान की कोशिशें कैसी हैं, इसका सबूत सीमा पार से पाकिस्तान फायरिंग के आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। 2020 के पहले 7 महीनों में पहले से 75% ज्यादा फायरिंग पाकिस्तान की ओर से हुई है। 2019 में जनवरी से जुलाई के बीच 267 बार सीज फायर उल्लंघन हुआ है, जबकि 2020 में 487 बार सीज फायर तोड़ा गया है। वैसे कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान और उसे समर्थन देने वाला चीन अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय दखल के मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा है। यूएनएससी में कश्मीर मसले को उठाने वाले चीन को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर पर तीसरी बार बहस कराने की कोशिश को यूएनएससी ने तवज्जो नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने कश्मीर में दखलंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके दोस्त चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुराद यूएनएससी में पूरी नहीं हुई। कश्मीर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चर्चा के बाद यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यूएन त्रिमूर्ति ने ट्वीट किया, पाकिस्तान की एक और कोशिश नाकाम हुई। यूएनएससी की अनौपचारिक बैठक बिना किसी नतीजे की रही। लगभग सभी देशों ने कहा कि जम्मू कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और परिषद का समय और तवज्जो के काबिल नहीं। पाकिस्तान और चीन के मंसूबे फिर से हुए नाकाम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने चीन के जरिए कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन बाकी देशों ने भारत का साथ दिया। मुलाकात में कोई अंजाम नहीं निकला। पाकिस्तान और चीन को फिर से बड़ा झटका। वैसे यूएनएससी में पाकिस्तान की शह पर चीनी कोशिश भले नाकाम रही हो, लेकिन कश्मीर पर उसकी बदनीयती जरूर सामने आई है। जम्मू कश्मीर में 370 के खात्मे को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा,
चीन कश्मीर की स्थिति को लेकर बेहद चिंतित है। कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद है। कश्मीर की यथास्थिति में कोई बदलाव गैर कानूनी और अमान्य है। लेकिन इस चीनी गुस्ताखी पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने अपने जवाब में कहा, ये चीन का मसला नहीं है और उसे हिदायत दी जाती है कि अन्य देशों के आंतरिक मामलों में बयानबाजी ना करे। वैसे कश्मीर पर चीन का ये रवैया बताता है कि कश्मीर पर भारत की लड़ाई अब सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से भी है। पाकिस्तान एक प्यादा है चीन के लिए, जिसे वो भारत से लड़ाता है। और कश्मीर का जो मुद्दा है, वैसे तो भारत के अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी चीन इसे बार बार उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके जरिए वो पाकिस्तान पे अपना कब्जा भी बढ़ाना चाहता है। तो पाकिस्तान जो एक तरह से गुलाम देश बन चुका है चीन का, उसे कुछ न कुछ जैसे कुछ निवाले खिलाने की तरह चीन फेंकता रहता है। कश्मीर में अशांति फैलाने की पाकिस्तानी और चीनी कोशिशों के बीच गनीमत सिर्फ यही है कि दुनिया के देश कश्मीर पर भारत के पक्ष को अच्छी तरह समझते हैं। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल कश्मीर पर पाकिस्तान की दाल गल नहीं रही, तो अब उसने राम मंदिर के बहाने भारत में भावनाएं भड़काने की कोशिश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले से बन रहा मंदिर न सिर्फ न्याय पर आस्था की जीत को साबित कर रहा है, बल्कि ये भारत में बढ़ रहे बहुसंख्यकवाद को दिखा रहा है, जहां अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान और उनके पूजा स्थल निशाने पर हैं। पाकिस्तान की भड़काऊ चाल पर भारत के विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत के आंतरिक मामले पर पाकिस्तान का बयान देखा है। भारत के मामले में पाकिस्तान दखल ना दे और भड़काने की कोशिश नहीं करे। वैसे तो सीमा पार आतंकवाद करने वाले और अपने अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों को कुचलने वाले देश से ऐसा बयान अचरज भरा नहीं है, लेकिन ये खेदजनक जरूर है। तो चलिए, ये तो बात हो गई पाकिस्तान की, उसकी बयानबाजी की, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बड़ा बयान दिया गया और उम्मीद यही कि इसको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हुए अब आपको लेबनान से आई एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसमें एक जबरदस्त धमाका है। आपने देखा होगा लेबनान की राजधानी बेरूत में एक ऐसा विस्फोट हुआ जिससे 10 किलोमीटर के इलाके में हर चीज हिल गई। ये इतना शक्तिशाली था कि कई मील दूर तक घरों की खिड़कियां और दरवाजे चौखट से निकलकर उड़ गए। कई गाड़ियां हवा में उड़ गईं। बेरूत के अलग अलग कैमरों में धमाके की जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं वो बेहद भयावह है। इस धमाके की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसके वीडियोस लगातार पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस धमाके की वजह क्या थी। इस सवाल का जवाब आपको बेरूत से हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में मिलेगा। देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को जैसा धमाका हुआ वैसा पहले कभी नहीं देखा। ये इतना जोरदार धमाका था कि भूकंप जैसे झटके पैदा हुए। धमाके के तुरंत बाद आसमान में धुएं का गुबार उठा। मलबे और आग के गोले कई किलोमीटर दूर से देखे गए। धमाके के बाद आसमान में मशरूम के आकार का बादल बना जो सफेद रंग का था। ऐसे मशरूम के आकार के बादल परमाणु विस्फोट के वीडियोस में आपने देखे होंगे। ब्लास्ट इतना तीव्र था कि इसका असर कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। जॉर्डन की सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी के एक्सपर्ट इस धमाके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 के भूकंप से ज्यादा बता रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि धमाके की तीव्रता करीब 1000 टन TNT विस्फोटक के बराबर थी। ये एक छोटे न्यूक्लियर ब्लास्ट जितनी होती है। तबाही के बाद के हालात देखिए, सब कुछ मानो मलबे में तब्दील हो गया। धमाके वाली जगह से 2 किलोमीटर के दायरे में सब खत्म हो गया। Everything in the house is gone. We've lost everything. And people, everyone's lost everything, it seems. We don't know how many casualties there are yet. I haven't managed to find my work permit. We've somehow managed to find our passports. धमाके के समय इस चलती हुई कार के ड्राइवर का संतुलन अचानक खो गया। धमाके से कारें
खिलौने की तरह कई मंजिल तक ऊंचाई तक उछल गईं। कई इमारतें एक पल में धराशायी हो गई। 10 किलोमीटर दूर तक इमारतों के कांच टूट गए। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि लोगों को कुछ देर तक कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इस धमाके में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 70 तक पहुंच गई है और 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। This is our street, Shera Jumeze, in West Beirut. That was our Cafe Cortado. It's all gone, it's all gone. That's our building there. Our house on third floor. Everything gone now. A lot of volunteers, Lebanese men and women, boys and girls now on the streets. They're clearing up crushed glass, they're clearing up the debris on their own. Red Cross's office is right here. Again, young people volunteering, trying to provide first aid. अब सबके मन में यही सवाल है कि इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। शुरुआती जांच में पता चला है कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट असुरक्षित तरीके से एक गोदाम में स्टोर करके रखा गया था। यह अमोनियम नाइट्रेट 6 साल से यहाँ रखा हुआ था। वहाँ किसी ने सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया, जरूरी कदम नहीं उठाए। अब जब तबाही मची तो जॉर्डन में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई है। यह धमाका उस वक्त हुआ है जब लेबनान 1975-1990 के गृह युद्ध के बाद से अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अभी इस मामले की जांच जारी है और अमेरिका ने जांच में सहयोग देने का वादा किया है। आज तक ब्यूरो।